हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इसी के बेसिस पर मैं आपको सीपी और सीवी की वैल्यूज क्या होती हैं और इनमें कौन बड़ा होता है ये सब कैलकुलेशंस बताऊंगा। एक छोटा सा वीडियो है, देखिए। एज वी नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है। इसको दो तरीके से स्टेट कर सकते हैं। पहला है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई एनर्जी जो होती है क्यू, ये दो पार्ट में कंज्यूम होती है। पहला होता है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरा वर्क डन करने में ये कंज्यूम होती है। तो इसी को एज ए स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन जाता है क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो एक तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने का, वो ये है कि अगर मैं ऐसा मान लूं, एक मैंने किसी गैस का पीवी ग्राफ दिखाया, ये वैसे पीवी ग्राफ। अगर मान लो कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम टीडीएस किसी स्टेज ए पर है, उसको बी तक ले जाना है, ए से बी तक। हो सकता है हम किसी एक रास्ते से स्ट्रेट पाथ से वन से ले जाएं, पाथ वन। हो सकता है हम किसी पाथ टू से ले जाएं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हो सकता है हम किसी पाथ थ्री से ले जाएं इसको। इस टाइप से तीन अलग अलग पाथ है, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट सेम दिख रही है, ठीक है। तो तीनों फॉर ऑल थ्री केसेस, और थ्री केसेस डेल्टा टी जो होगा टेम्परेचर डिफरेंस, वो टी ए टी बी माइनस टी ए ही होगा। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में अगर मैं मान लूँ सिस्टम को दी गई एनर्जी ए से बी तक ले जाने में Q1 एनर्जी सप्लाई की गई और इसने एक वर्क डन दिया। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के वर्क डन बात करूँ तो देखिए मैं यहाँ डॉटेड डाल दूँ, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन ए बी दिख रही है वहां से लेकर वॉल्यूम एक्सिस तक का कवर, ये पूरा एरिया इसका वर्क डन होगा। सेकेंड पार्ट में अगर मैं बात करूँ सिस्टम को Q2 एनर्जी दी गई, उसने W2 वर्क करके दिया, और थर्ड पार्ट में Q3 दी गई, उसने W3 वर्क करके दिया। अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट में एक इंटरमीडिएट वर्क डन किया गया है। सबसे कम वर्क डन थर्ड पार्ट में किया गया, उसका एरिया सबसे नीचे से आएगा, कम होगा। थर्ड पार्ट का देखिए इतना वर्क डन आएगा, और फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा। तो W2 सबसे ज्यादा है, मोर है, और W3 सबसे कम है, W1 इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि इन ईच ऑफ द पार्ट Q1 heat supply to the energy minus difference of heat supply to energy minus work done by TDS। Q1 W1 होगा पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में Q2 W2 होगा, तीसरे पार्ट में Q3 W3, ये हर एक सेम होंगे। बट ये सेम तभी होंगे जब तीनों ही पाथ में ऑल द पाथ जितने भी हैं सबका इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम हो, ए और बी ही हो। यानी इसे हम कह सकते हैं Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑल द पार्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज सेम आएगा। जैसा कि हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी इज द यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो सारे पार्ट में टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो हर पार्ट का Q और W का डिफरेंस जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, वो सबके लिए सेम होता है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होगा, क्लियर। अब बात करते हैं सीपी और सीवी के बारे में, बता देते हैं क्या होते हैं, ठीक है। सीपी और सीवी में बड़ा कौन है, पहले तो अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है। सीपी, मैं मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करूंगा। मोलर स्पेसिफिक हीट में सीपी आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर
फिर मोलर स्पेसिफिक हीट Cp कहलाती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv कहलाती है। तो Cp Cv क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। सपोज मैंने कुछ आइडेंटिकल कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर पे मूवेबल पिस्टन लगा दिए, लाइट एंड मूवेबल पिस्टन लगा दिए दो। ये देखिए इस टाइप से दोनों में 1 मोल ऑफ गैस ले लिया है, 1 मोल ऑफ गैस, आइडेंटिकल गैस है, सेम गैस, कंटेनर भी आइडेंटिकल है। दोनों को हीटिंग डिवाइस ऐसे लगा दी नीचे। हीटिंग डिवाइस ये मेजर भी कर रही होंगी कितना हीट दिया जा रहा है, कुछ लगा होगा, राइट। दोनों का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूँ। बस कंडीशन ये है कि एक में मैंने इसको फ्री कर रखा है और एक में इसको फिक्स कर रखा है पिस्टन को। जिसको फिक्स कर रखा है ये बात कंफर्म हो जाती है, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसका वॉल्यूम जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। जिसको फ्री कर रखा है तो यहाँ की प्रेशर डिफरेंस से मेंटेन हो जाएगा। गैस का अगर हीट अप करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगी तो पिस्टन एक्सपेंड होकर प्रेशर को गिरा देगा, यानी कि इसका अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। तो पहले केस में प्रेशर कांस्टेंट कर रखा है। तो आपको जैसा कि डेफिनेशन से पता है कि Cp होता है 1 मोल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर रख करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, वही मैंने किया है, डेल्टा टी 1 किया है। और Cv होता है 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ाना है बट कांस्टेंट वॉल्यूम रख करके। तो होगा क्या, यहाँ पे एक जो रीडिंग है वो Cv होगी, यहाँ पे जो हीट अमाउंट दिया गया वो Cp होगा। तो यहाँ पे जितनी भी हीट दी गई उसको सिर्फ एक ही काम करना है, इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, ओनली टेम्परेचर बढ़ाना है। इस वाले में पिस्टन कहीं ना कहीं मूव करेगा, तो पिस्टन जब ऊपर स्लाइड हो जाएगा तो ये Cp दो काम करना है, उसको टेम्परेचर तो सेम बढ़ाना है, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम ही करना है गैस की, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा वर्क भी इन्वॉल्व हो गया, वर्क डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हेंस Cp इज ग्रेटर देन Cv, इसे Cp Cv से बड़ा अमाउंट होगा। ये बात तो यहाँ से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कितना होगा। तो Cp माइनस Cv अगर मैं करूं तो दिस इज द वर्क डन बाय TDS, डन बाय thermodynamic system यानी गैस अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में पिस्टन को स्लाइड कराने में जो वर्क डन हुआ वही Cp और Cv का डिफरेंस होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं इनको कैलकुलेट भी करता हूँ, कैसे कैलकुलेट होंगे वो देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनको Cp और Cv को हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो एज वी नो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हाँ, ये समझने के आपको वर्क डन इन ऑल द प्रोसेस पता होना चाहिए, Q के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो पहला मैं केस लेता हूँ P कांस्टेंट रख करके, प्रेशर कांस्टेंट रख दूँ। अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दें तो किसी भी प्रोसेस के लिए जो Q होता है वो NC डेल्टा टी होता है, जहाँ C उस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट होती है। तो Q को, क्योंकि मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो मैं Q को NCP डेल्टा टी लिख सकता हूँ, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल होगा, इक्वल होगा डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी का चेंज है। वो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी प्रोसेस इज द यूनिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा NCV डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी का एकमात्र यही फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, प्लस W, ये आपके पास आ जाएगा। W कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन, तो मैं W भी हटा देता हूँ, कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन होता है P डेल्टा V या NR डेल्टा टी, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, NR डेल्टा टी। तो आप देखिए N N N कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये प्रूफ हो जाएगा।
तो सी पी और सी वी, वो सी पी माइनस सी वी इसको टू आर प्रूफ हो गया, ठीक है, राइट। अब मैं सी वी की वैल्यू निकालता हूँ, देखिए उससे फिर सी पी की वैल्यू भी आ जाएगी। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को केस 2 में वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो Q जो हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट करने पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो जो Q होगा वही हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो Q ही डेल्टा यू बराबर होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन हो जाएगा 0, ठीक है। और डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, राइट, क्लियर है। सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है, और डेल्टा टी को मैं 1 कर दूं, ठीक है। डेल्टा टी अगर मैं 1 कर दूं तो वर्क डन 0 हो चुका है। तो Q जो है वही एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल हो जाए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। और सी वी की वैल्यू होती क्या है, एफ आर बाई टू, सी वैल्यू एफ आर बाई टू होती है। इतनी बात क्लियर है, राइट, ओके। तो सी वी आपको एफ आर बाई टू मिल जाएगा। अब आपको पता चलना है कि सी पी माइनस सी वी तो आर आ गया। इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा, लास्ट डे मैंने डाला था सी पी और सी वी का रेशियो मैंने डाला था, तो वहां से अगर मैं चेक करूं सी पी अपॉन सी वी, वो आर होता है, सॉरी सी पी अपॉन सी वी गामा होता है, सी पी अपॉन सी वी गामा होता है। तो अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात कर लूँ, अब इन दोनों इक्वेशन को चेक कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये मैंने स्लोप से भी निकाला था। तो यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो सी वी आपके पास एफ आर बाई टू आ जाएगा, और सी पी एफ प्लस टू आर बाई टू आ जाएगा। हाँ, इनको अगर मैं चाहूँ तो गामा के टर्म में भी लिख सकता हूँ, सी वी आपके पास आ जाएगा गामा, सॉरी आर अपॉन गामा माइनस वन, और सी पी आपके पास आ जाएगा गामा आर अपॉन गामा माइनस वन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने और इनको यूज भी करके आपको देख लेना है, ठीक है ना, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और क्लास में बात करेंगे। अगर मैं यहाँ से भी कर सकता था, Q को एन सी वी डेल्टा टी लिखता, एन सी वी डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी को एफ बाई टू एन आर टी लिख देता, एन आर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी एन एन कैंसिल, तो सी वी यहाँ से भी एफ आर बाई टू हम निकाल सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले प्रोसेस में Q को एन सी पी डेल्टा टी लिख दिया था, कलर चेंज करता हूँ, एन सी पी डेल्टा टी लिख दिया, तो वैसे मैं यहाँ Q को एन सी वी डेल्टा टी लिखता, और इंटरनल एनर्जी को सी वी फॉर्म में एफ बाई टू एन आर टी में लगा देता, तो सी वी एफ आर बाई टू आ जाता, और सी वी को यहाँ लेकर के इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास सी पी आ जाता। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, घूम फिर के सब एक दूसरे से लिंक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको सी पी सी वी के रियल मीन्स पता चल गए होंगे, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत यूज होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपनी वर्किंग करते रहें, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन हार्ड वर्किंग, स्टे ट्यून एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक यू।